एलन मस्क अपना नया रॉकेट फ्यूल सिस्टम टेस्ट करने वाले हैं जो बहुत कम फ्यूल में रॉकेट को 200 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में पहुंचा सके। कैलकुलेशन सिंपल है, रॉकेट को ऑर्बिट की हाइट तक उठाना है तो बस इतनी एनर्जी चाहिए। अर्थ के सरफेस पे हर ऑब्जेक्ट के पास एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसको हम इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक ले जाएंगे तो ये एनर्जी इतनी हो जाएगी। अब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी से टोटल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ जाएगा जो कि यहाँ पे एलन मस्क ने इस्तेमाल किया है। उसी एनर्जी के हिसाब से रॉकेट में एग्जैक्टली उतना ही फ्यूल लोड किया गया, न कम न ज्यादा। एलन मस्क, साइंटिफिक कंसल्टेंट डॉक्टर शर्मा और पूरी टीम मिशन कंट्रोल रूम में बैठ गए। 3, 2, 1. रॉकेट ऊपर गया 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और फिर धीरे धीरे रुक गया 200 किलोमीटर से काफी नीचे, फिर गिरने लगा। मिशन कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया। ये कैसे हुआ? कैलकुलेशंस तो सही थे ना डॉक्टर शर्मा? एलन जी, आपने सिर्फ ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क हुआ उसी की एनर्जी के बारे में सोचा, लेकिन रॉकेट जब एटमॉस्फेयर से गुजरा तो हवा ने भी तो उसे रोकने का ट्राई किया। हवा के इस रेजिस्टेंस ने ही काफी सारी एनर्जी कंज्यूम कर ली। रॉकेट जब तेज स्पीड से ऊपर जाता है, हवा के पार्टिकल्स उसकी नाक से टकराते हैं, एक इनविजिबल दीवार की तरह। जितनी ज्यादा स्पीड उतने ज्यादा पार्टिकल से टकराव और उतनी बड़ी ड्रैग फोर्स। इसी पुश को कहते हैं एयर रेजिस्टेंस। ड्रैग के अगेंस्ट काम करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, यानी एक्स्ट्रा फ्यूल रॉकेट में ऐड करना पड़ेगा। एलन मस्क दोबारा कैलकुलेशन करने बैठ गए। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो रॉकेट फ्यूल की पूरी एनर्जी रॉकेट की हाइट बढ़ाने में चली जाती, लेकिन हमारे फ्यूल की एनर्जी गई ग्रेविटी और एयर ड्रैग दोनों के अगेंस्ट काम करने में। इसका मतलब इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी। एलन मस्क ने रॉकेट में इतनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करने का फ्यूल डाला था, लेकिन रॉकेट ने इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी गेन करी। बाकी का फ्यूल एयर ड्रैग के अगेंस्ट काम करने में खर्च हो गया। अब एयर ड्रैग एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट करना काफी मुश्किल है। लेकिन अगर हम इन दोनों पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस निकाल लें तो एयर ड्रैग के अगेंस्ट किए गए वर्क यानी उसके अगेंस्ट बर्न हुए फ्यूल की वैल्यू निकालना बहुत ईजी है। बाय द वे, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। यानी कि रॉकेट कितना भी घूम फिर के h हाइट को अचीव करे, ग्रेविटी के अगेंस्ट किया गया वर्क डन इसी फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे कि एयर ड्रैग के अगेंस्ट किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर रॉकेट टेढ़ा मेढ़ा पाथ लेगा तो उसको एयर ड्रैग के अगेंस्ट ज्यादा काम करना पड़ेगा, यानी ज्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ेगा। एक और चीज, ऑर्बिट में सिर्फ पहुंचना काफी नहीं है। अगर रॉकेट के पास कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं हुई तो ग्रेविटी उसे वापस खींच लेगी। इसलिए रॉकेट के पास एक खास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होनी चाहिए। इस खास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जो किसी सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मेंटेन रखने के लिए चाहिए होती है। मैंने मिनिमम वेलोसिटी इसलिए कहा क्योंकि अगर ये वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से थोड़ी भी ज्यादा होगी तो ये पाथ इलिप्टिकल हो जाएगा, और जैसे जैसे तुम वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे इलिप्स का साइज और बढ़ता जाएगा, और ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक ये वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर नहीं हो जाती। एक बार ये वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो गई तो फिर सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी। लेकिन अगर ये वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से थोड़ी भी कम हुई तो सैटेलाइट एक स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए अर्थ के सरफेस पे क्रैश हो जाएगी। ये सब पहले लॉन्च के टाइम पे नहीं बता सकते थे, और कोई गलती नहीं करते। रॉकेट में एक्स्ट्रा इंजन लगा देते हैं, ज्यादा पावर मिलेगी और जल्दी ऑर्बिट में पहुंचेगा। नए कैलकुलेशंस के हिसाब से नए पावरफुल रॉकेट में फ्यूल लोड किया गया। 3, 2, 1. रॉकेट बहुत तेजी से ऊपर गया, पहले से काफी तेज। लग रहा है कि इस बार तो ऑर्बिट पे पहुंच ही जाएगा, लेकिन सिर्फ 15 किलोमीटर की हाइट पे जाते ही ये क्या हुआ? पहली बार 120 किलोमीटर तक गया था और अब सिर्फ 15 किलोमीटर पे टूट गया। अरे एलन जी, हमने तो एक चीज सोची ही नहीं, मैक्स क्यू पॉइंट। अब ये क्या बला है? जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है एक इंटरेस्टिंग टग ऑफ वॉर होता है। नीचे हवा बहुत डेंस होती है और ऊपर जाने पर हवा पतली होती जाती है, लेकिन ऊपर जाते वक्त रॉकेट की स्पीड भी बढ़ रही होती है। इस बार आपने पावरफुल रॉकेट बना दिया तो रॉकेट की स्पीड नीचे ही बहुत ज्यादा हो गई, और नीचे हवा बहुत डेंस होती है। तो एक स्पेसिफिक एल्टीट्यूड पर लगभग 15 किलोमीटर के पास रॉकेट इतनी तेज स्पीड से इतनी डेंस हवा में जा रहा था कि इससे पहले कि एयर पतली होनी चालू हो, ड्रैग फोर्स अपने मैक्सिमम पे पहुंच गई। इसी पॉइंट को मैक्स क्यू कहते हैं। आपके रॉकेट की नाक भी फ्लैट थी, हवा के पार्टिकल्स सीधा टकरा रहे थे। पॉइंटेड नोज कर देते तो कौन एयर पार्टिकल्स को स्मूथली साइड में डाइवर्ट कर देता, तो मैक्स क्यू पे भी ड्रैग फोर्स कम रहती। अरे तुम सब कुछ एक बार में क्यों नहीं बताते शर्मा जी? अब नया रॉकेट बनने लगा पॉइंटेड टिप के साथ। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये रॉकेट ऑर्बिट तक पहुंच पाएगा? तुम लोगों ने गौर किया होगा कि यहाँ पे एलन मस्क ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी है, रॉकेट का वेरिएबल मास। रॉकेट का 80 से 90% तक का मास केवल उसका फ्यूल होता है, जो कि ऊपर तक पहुंचते पहुंचते लगभग खत्म हो जाता है।
तो इसका मतलब कि रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाता है और फ्यूल बर्न करता है, उसका मास बदलता रहता है। अगर हम लोग ये मान ले कि रॉकेट के इंजन कॉन्टिन्यूअस फोर्स जनरेट कर रहे हैं, तो क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स डिवाइडेड बाई मास होता है, तो ये एक्सेलरेशन भी कॉन्टिन्यूअसली बढ़ता रहेगा। इसीलिए रॉकेट की हाइट निकालने के लिए हम लोग सिंपल इक्वेशंस यूज नहीं करते हैं, बल्कि रॉकेट इक्वेशन यूज करते हैं। तुम्हें क्या लगता है, अगर एलन मस्क ने वेरिएबल मास कंसीडर नहीं किया है तो उनका रॉकेट h हाइट से ऊपर चला जाएगा या फिर h हाइट से नीचे ही फुस हो जाएगा?